नमस्कार, आप देख रहे हैं टोटल टीवी और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा के बाद दिल्ली और अब बिहार विधानसभा में भाजपा को मिली लगातार बढ़त और ऐसे में आपको बताते चले कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की भूमिका बहुत अहम मानी जा रही है। नायब सिंह सैनी ने हाईकमान के निर्देशानुसार बिहार चुनाव में कई चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया और व्यक्तिगत जनसंपर्क कार्यक्रम भी किए हैं। और सीएम नायब सिंह सैनी के प्रचार की खास बात यही रही है कि उन्होंने बिहार में कई जगह लोगों से उनके लहजे में संवाद किया है और खुद को बिहार वासियों के साथ जोड़ने का प्रयास किया। नायब सिंह सैनी ने बिहार में चुनाव के दौरान जिला भोजपुर में आपको बताते चले कि इसके साथ ही रोहतास जिले में डेहरी, गया में वजीरगंज, गौरा और इसके साथ ही औरंगाबाद जिले में गो और रामनगर सीटों पर चुनाव प्रचार किया था। और इसके अलावा हरियाणा के कई मंत्री भी प्रचार करने पहुंचे थे। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में करीब एक माह तक हरियाणा नेताओं की बड़ी टीम बिहार चुनाव प्रचार में डटी रही और ऐसे में इसी का नतीजा है, जहां जहां मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पहुंचे वहां वहां बीजेपी बढ़त बनाए हुए है। तो बिहार विधानसभा के चुनाव नतीजों में कमाल हो गया है। हरियाणा की जलेबी की मिठास हरियाणा से महाराष्ट्र पहुंची और फिर लौटकर दिल्ली आ गई है और अब दिल्ली से उड़ान भरकर सीधे बिहार पहुंच गई है। इस जलेबी की मिठास के आगे राहुल गांधी और कांग्रेस के वोट चोरी, सरकार चोरी के आरोप धुंधले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। महागठबंधन का मुकाबला कड़ा होने के बावजूद आखिरी वक्त में इस तरह फिसल जाएगा, ये कल्पना किसी ने नहीं की थी। अहम बात यह रही है कि महिलाओं के खाते में एडवांस 10,000 डालने का दावा क्लिक करता हुआ नजर आया है। हरियाणा बीजेपी कर रही है बखान। सीएम सैनी ने जहां जहां प्रचार किया वहां वहां बीजेपी ने चुनाव जीता। लो जी, अब जलेबी की मिठास सैकड़ों किलोमीटर दूर बिहार भी पहुंच गई है। ये तो कमाल हो गया। कमाल इसलिए कि उम्मीद के पार हो गया। दरअसल बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां एनडीए और महागठबंधन ने पिछले 5-6 महीनों से शुरू कर दी थी। अगस्त महीने के पहले हफ्ते में एसआईआर और वोट चोरी का शोर मचना शुरू हो गया था। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने वोट चोरी को बड़ा सियासी हथियार बना लिया। केस स्टडी हरियाणा बना। 5 नवंबर को उन्होंने दिल्ली में अपना प्रेजेंटेशन दिया। तो क्या वोट चोरी के इल्जाम और इस तरह की रणनीति अब फेल हो गई है? किसी ने नहीं सोचा था कि हरियाणा के बाद सीधे महाराष्ट्र, वहां से लौटकर दिल्ली और दिल्ली से बीजेपी का प्लेन सीधा बिहार में उतर गया। वेलकम इतना जबरदस्त कि क्या कहें। ये जीत ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों की जीत है। आज जिस प्रकार से हरियाणा में तीसरी बार सरकार बढ़ा के आपने इस देश के अंदर नई राजनीतिक चेतना की जागृति करने का काम किया है, उसके बाद महाराष्ट्र के चुनाव हुए, पूरे हरियाणा को याद किया गया। दिल्ली के चुनाव हुए तो हरियाणा की जलेबी की जो महक है वो दिल्ली के चुनाव में भी रही। और आज बिहार में जो चुनाव का रिजल्ट आया वो हरियाणा की जलेबी की जो महक है वो बिहार में भी मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने देने का काम किया है। तो क्या राहुल गांधी और कांग्रेस आर्मी को अब वोट चोरी का नाम लेना भारी पड़ रहा है? क्या कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी? अब अवसर मिला है तो एनडीए के बैनर तले बिहार विधानसभा चुनाव लड़ी और अलायंस की मेजर पार्टी बनकर उभरी बीजेपी राहुल गांधी पर तंज कस रही है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर सीएम नायब सिंह सैनी का वो वीडियो डाला है जिसमें हरियाणा विधानसभा की वोटिंग हो जाने और नतीजे आने से पहले सीएम सैनी ने कहा था, हमने सारा इंतजाम कर लिया है। बीजेपी की अकेले दम पर सरकार बन रही है, चिंता की कोई बात नहीं। सोशल मीडिया पर सीएम का ये वीडियो डालने के नीचे बीजेपी ने तंज कसा है, राहुल गांधी अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेना। मैंने आपसे, अगर मेरी बाइट आप देख रहे होंगे पिछले भी, मैंने शुरू से ये कहा है
कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है। हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। यानी बिहार में महागठबंधन फिर विपक्ष में। अब तो ये भी आशंका है कि महागठबंधन एक रह पाएगा। एनडीए गठबंधन उड़ान भर रहा है, बीजेपी चढ़ती कला में है। कांग्रेस, राहुल गांधी और बाकी का विपक्ष अब क्या करेगा, ये सोचना उनका काम है। देश के लोग अपने अपने काम में व्यस्त हैं। हरियाणा ब्यूरो, टोटल न्यूज़। और इसी मामले को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं, परिचय करा दें। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर डॉक्टर महेश कुमार जी जुड़ गए हैं, जो कि हिसार से हमारे साथ जुड़े हैं। और इसके साथ ही एसोसिएट एडिटर देवेंद्र कथुरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं पानीपत से। और इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र सोनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत देवेंद्र जी मैं आपके साथ करूंगा। देवेंद्र जी, हरियाणा में काफी अलापा गया वोट चोरी का मुद्दा रहा और इसके साथ साथ यहां तक कहा गया कि सरकार चोरी कर रही, इस तरीके के आरोप बीजेपी पर लगते आए हैं हरियाणा में। लेकिन अगर बिहार की बात की जाए तो सबसे पहले अगर हरियाणा चुनाव को देखा जाए तो हरियाणा में तस्वीर अलग नजर आ रही थी, लेकिन एंड टाइम पे ऐसा हुआ कि बीजेपी ने सरकार बनाई। ऐसा ही दिल्ली में हुआ। अब ये मिठास जो है, मीठी जलेबी है, वो अब बिहार पहुंच गई और बिहार में भी एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है। किस तरीके से इन नतीजों को आप देख रहे हैं? पहले तो मैं ये कहूंगा कमाल हो गया, क्योंकि इस कमाल की उम्मीद शायद बीजेपी या एनडीए ने भी नहीं की होगी। जी देवेंद्र जी, मैं वापस आपके पास आऊंगा। आपकी ऑडियो हम तक नहीं सही तरीके से पहुंच पा रही है। महेश जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। महेश जी, जिस तरीके से देखा जाए कि हरियाणा में भी बीजेपी ने हैट्रिक मारी और दिल्ली में भी 27 साल बाद सरकार बनाई और अब बिहार में भी एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है, किस तरीके से देखते हैं इन आंकड़ों को आप? देखिए, मुझे लगता है कि हरियाणा में एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त थी। बावजूद इसके भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिस तरीके से और जिस इरादे के साथ फ्री हैंड खेल रहे थे, वो आत्मविश्वास काफी ज्यादा था और वही आत्मविश्वास कांग्रेस पार्टी को बेहद भारी पड़ने वाला है। न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के भविष्य को लेकर, बल्कि राष्ट्रीय परिदृश्य में भी अगर कांग्रेस पार्टी के वजूद को समझने की कोशिश की जाएगी तो मुझे लगता है कि वो ताबूत में आखिरी कील साबित होगा हरियाणा का चुनाव। क्योंकि हरियाणा के चुनाव के बाद जितने भी विधानसभा चुनाव हुए अलग अलग प्रदेशों में, वहां पर कांग्रेस पार्टी को करारी शिकस्त एक तरीके से झेलनी पड़ी। क्योंकि एक माइंडसेट इस तरीके का देश में बिल्ड हुआ कि कांग्रेस पार्टी जो है अब हाशिए की तरफ है और भारतीय जनता पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। एंटी इनकम्बेंसी का जबरदस्त असर हरियाणा प्रदेश में नजर आ रहा था, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जो है उनके सहयोगी जिस तरह की रणनीति अपनाए हुए थे, वो सबसे बड़ा खामियाजा कांग्रेस पार्टी के लिए साबित हुए। और साफ तौर से बात कही जा सकती है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की अंदरूनी फूट ही थी जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद साबित हुई। और अगर वोट परसेंटेज शेयर को भी आप देखने की कोशिश करें, हरियाणा चुनाव का मैं जिक्र कर रहा हूं, विधानसभा चुनाव का, जहां पॉइंट्स में यानी 0 पॉइंट कुछ परसेंटेज ही जो वोट शेयर का अंतर है वो विनिंग पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी में देखने को मिल रहा है। तो साफ तौर से कांग्रेस पार्टी की अपनी गलतियां ही हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के वजूद के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हुई। और न सिर्फ हरियाणा प्रदेश में साबित हुई, अब राष्ट्रीय परिदृश्य में भी वो गलती सबसे बड़ी गलती साबित होने जा रही है। अब एक बार फिर मजबूती के साथ खड़ी है एक पिछड़े दल के सबसे पिछड़े जाति से संबंध रखने वाले सबसे मजबूत चेहरे के साथ खड़ी है, यानी नायब सिंह सैनी। और नायब सिंह सैनी का चेहरा वोट कैचर साबित हुआ है, एक तरीके से गेम चेंजर साबित हुआ है हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए। और उसके बाद जो जादू दिल्ली में देखने को मिला नायब सिंह सैनी का, वो भी काबिले तारीफ था। और अब जो बिहार चुनाव का जहां जिक्र चल रहा है, तो एक एक वो सीट जहां पर नायब सिंह सैनी को प्रचार के लिए उतारा गया था, प्रचंड बहुमत यहां पर भारतीय जनता पार्टी के तमाम एनडीए सहयोगियों का देखने को मिल रहा है। जहां जहां पर नायब सिंह सैनी के कदम रखे, वहां पर एक शानदार उपलब्धि, एक शानदार अंतर के साथ जो है एनडीए के उम्मीदवार जीत का परचम लहराते नजर आ रहे हैं। तो जाहिर तौर पर क्रेडिट तो जाएगा नायब सिंह सैनी के खाते में, इसलिए भी जाएगा क्योंकि जहां जहां नायब सिंह सैनी को चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया, चाहे वो दिल्ली प्रदेश की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, और मैं अपने तमाम दर्शकों को बता दूं जी
एक तरीके से सरदारों की जो भाषा है, जो पंजाबी लैंग्वेज है, जी। उसमें बातचीत करते नजर आते हैं और पंजाब के लोगों से संवाद उन्होंने लगातार बढ़ा रखा है। जो भूमिका आपने दिल्ली चुनाव में नायब सिंह सैनी की देखी है, जो भूमिका आपने एक तरीके से बिहार चुनाव में जो क्लीन स्वीप वाली भूमिका इस वक्त देखने को मिली है, मैं लिख कर दे सकता हूं उससे भी बेहतरीन भूमिका आपको पंजाब चुनाव में आने वाले वक्त में नायब सिंह सैनी की देखने को मिलेगी। और उनकी पूरी टीम को एक क्रेडिट जाता है। जहां जहां हरियाणा प्रदेश के इन चुनावी मैनेजर्स की टीम को उतारा जाता है, इन वोट कैचर्स की टीम को उतारा जाता है, वहां पर वोटों का आकर्षण भी लोग कायम करते हैं। और इसके अलावा मैनेजमेंट का अगर जिक्र किया जाए तो बेहतरीन मैनेजमेंट यहाँ दिखाने का काम अलग अलग सीटों पर, पहले तो हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाई, वो भी एक अद्भुत परफॉर्मेंस कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी के रणनीतिकारों का, नायब सिंह सैनी के चेहरे का जादू आप इसे मान सकते हैं। उसके बाद अगर जिक्र किया जाए तो अलग अलग प्रदेशों में जहां जहां नायब सिंह सैनी को चुनाव प्रचार के लिए भेजा गया, वहां पर जबरदस्त परफॉर्मेंस जो है नायब सिंह सैनी का चेहरा देता हुआ नजर आ रहा है। वोट को तो एक तरीके से चुंबक की तरह खींचने का काम नायब सिंह सैनी करते हैं और बिहार चुनाव में इसके जो नतीजे हैं वो भी सामने अब आ चुके हैं। और आने वाले वक्त में इसी तरह की एक वोटों को आकर्षित करने की कोशिश नायब सिंह सैनी इस वक्त भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगले पंजाब विधानसभा चुनाव में अगले साल जो कि होने वाले हैं वो आप देख पाएंगे कि नायब सिंह सैनी इसी भूमिका में, जो दिल्ली चुनाव में आपने देखा, जो बिहार चुनाव में आपने देखा, उससे भी बड़ी भूमिका में नायब सिंह सैनी पंजाब चुनाव में उतारे जाएंगे, वोटों को आकर्षित वो करेंगे। बिल्कुल महेश जी, जहाँ जहाँ नायब सिंह सैनी गए वहाँ वहाँ जरूर कमल खिला, कहीं पर कमल को बढ़त अभी भी देखने को मिल रही है। लेकिन जो इस वक्त महागठबंधन की स्थिति बनी हुई है, जो नंबर्स महागठबंधन के आ रहे हैं, इसके पीछे आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? क्योंकि चुनाव से पहले की अगर बात की जाए, जब सीट शेयरिंग की बात चल रही थी तो काफ़ी तनातनी महागठबंधन में थी। कांग्रेस अलग भाग रही थी, आरजेडी अलग भाग रही थी, अंदर हाथ तो मिल रहे थे लेकिन विचार मिलते हुए नजर नहीं आ रहे थे। ऐसे में इन नंबर्स का जिम्मेदार आप किसे मानते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि प्रचार के लिहाज से तो तेजस्वी जो परफॉर्मेंस दे रहे थे वो ठीक ठाक परफॉर्मेंस कहा जा सकता है। अब चूंकि चुनाव परिणाम सामने आ चुके हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि प्रचार में किसी तरह की कमी तेजस्वी की तरफ से की गई थी। लेकिन मुझे लगता है कि लालू प्रसाद यादव का जो राज था, उस कार्यकाल का खामियाजा महागठबंधन को उठाना पड़ा है। और नीतीश, उनके एनडीए के तमाम सहयोगी, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता एक ही बात को दोहरा रहे थे कि अगर बिहार में आपको जंगल राज लाना है तो फिर आपको महागठबंधन को वोट दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि ये वही कोशिश थी जो हरियाणा प्रदेश में की गई थी कि हालांकि खुली जुबान से तो नहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता दबी जुबान में ऑफ कैमरा ये जरूर कहा करते कि अगर आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाना है तो फिर कांग्रेस पार्टी को वोट दे दीजिए। तो ऐसे में गैर जाट वोट जो है उसका ध्रुवीकरण भारतीय जनता पार्टी और नायब सिंह सैनी के समर्थन में इस कोशिश के बाद देखने को मिला था। और बिहार में भी इसी तरह की कोशिश की गई थी एनडीए की तरफ से। हर तरफ एक ही बयान बार बार दोहराया गया कि अगर आपको लालू राज का जंगल राज वापस लाना है तो फिर तेजस्वी को वोट देना, फिर महागठबंधन को वोट देना। मुझे लगता है कि यही वो कमेंट था, जो चुनावी एक तरीके का स्टंट था, जो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा फायदे का सौदा साबित हुआ। ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए बल्कि नीतीश की पार्टी के लिए, एनडीए के लिए एक बड़ा फायदे का जो सौदा है वो ये बयान जो बार बार दिया गया, सबसे ज्यादा फायदा मुझे लगता है कि इसी का मिला। बाकी चुनावी मैनेजमेंट की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी का कोई सानी नहीं है यहाँ पर। जिस तरीके से एक एक वोट को भुगताने का काम, एक एक वोटर तक पहुंचने का काम जितने तन्मयता से भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता करते हैं, मुझे लगता है कि कोई दूसरा राजनीतिक दल उसके करीब भी नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए बिहार में एनडीए को अच्छा खासा यहां पर बहुमत मिलता हुआ नजर आया, और ऐसे में अगर बीजेपी की या जेडीयू की अलग अलग बात कर ली जाए तो इनके भी नंबर्स काफी अच्छे टैली में नजर आ रहे हैं। क्या लगता है कौन से वादे, कौन से मुद्दे जनता तक पहुंचे, जनता को टच करे? इसी का कारण है कि आज जो एनडीए है वो 200 प्लस अभी नजर आ रही है। देखिए सत्यम, पिछला चुनाव देखें 2020 का जो चुनाव था, ये जो एनडीए गठबंधन है 70 सीटें फालतू मिली है। और महागठबंधन की बात करें तो इतनी सीटों से पीछे पिछड़ गया महागठबंधन। मेरे को लगता है नरेंद्र मोदी का बतौर प्रधानमंत्री
जो उनका चेहरा है, सरकार की जो स्थिरता है, जो पॉपुलैरिटी है, स्टेबिलिटी है जी, जो रिलायबिलिटी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेके अमित शाह बतौर गृह मंत्री, अब जब ये जो आतंकी घटनाएं हुई हैं, मैंने कई लोगों के मुंह से सुना सरकार हो तो ऐसी, आतंकियों ने वारदात की, तुरंत एक्शन में, इंस्टेंट एक्शन, रात दिन मीटिंगे, और ये कहा जा रहा है कि जो आका भी है इस सारी साजिश के पीछे उनको भी नहीं बख्शेंगे। मजबूत सरकार। तो जो वायदे थे, जैसे लोगों को लगा वहां के, देखिए वहां विकास उतना नहीं है बिहार में जितना विकास गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, हरियाणा में है, दिल्ली में है, या बीजेपी रूल्ड और स्टेट है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है। तो मेरे को लगता है चेहरा जो था वो नरेंद्र मोदी का सामने था। भले ही नीतीश कुमार 74 साल के हो गए हैं, उन पर भी आरोप लगते रहे हैं कि नौकरियों के पर्चे लीक हो गए। सुराज का नाम तो था, नारा तो था, लेकिन सुराज कम नजर आ रहा था, आरोप ज्यादा थे, उनको घेरे हुए थे। 74 साल के सामने 35 साल का एक लड़का जो उभर रहा था, जिसके बारे में कहा रहा था, मीडिया में आता था, एक तरफ 74 साल, एक तरफ 34-35 साल का। लेकिन मेरे को लगता है एनडीए को सबसे बड़ा फायदा नरेंद्र मोदी का रहा, चेहरे का रहा है, सरकार की स्थिरता का है, लोकप्रियता का रहा है, और रिलायबिलिटी, भरोसे का रहा है। और फिर जो इन्होंने कहा 1 करोड़ नौकरियां देंगे, 10-10 हजार रुपए महिलाओं के खाते में एडवांस में डाल दिए। यही बीजेपी के जो ये काम थे, वायदे थे, चुनाव से पहले उन्होंने खाते में डाल दी, जैसे हरियाणा में भी ऐसा हुआ। तो महिलाओं को लगा जब ये अभी इन्होंने शुरू कर दिए, सरकार आई तो कंटिन्यू रहेंगे। तो ये ऐसे वायदे थे, लोगों को भरोसा जगा, क्योंकि नरेंद्र मोदी की सरकार 3.5 साल अभी भी है। जो वहां एयरपोर्ट की बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने की, सड़कें बनाने की, विकास की, बिहार को और आगे ले जाने की बात है, लगता है लोगों ने उस पर ज्यादा यकीन किया, ज्यादा। और एक बात जरूर कहूंगा सत्यम जी, हरियाणा के बहुत सारे लीडर्स गए थे। आज नायब सिंह सैनी की तरफ से जो उनके पीआरओ में बता रहे हैं कि जहां जहां नायब सैनी गए वहां उनका स्ट्राइक रेट 100%, जहां जहां गए तकरीबन वहां बीजेपी जीत रही है। ऐसे ही महिपाल ढांडा गए थे, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के इलाके में, कृष्ण लाल पवार गए थे, राव नरबीर सिंह लगातार 3-4 बार, खुद मुख्यमंत्री चौथी बार मेरे को याद है, दिवाली के बाद गए थे। एक फिर लास्ट फेज में जो दूसरे चरण का 11 तारीख को चुनाव था, 4 बार नायब सिंह सैनी गए, राव नरबीर सिंह वहां रहे, असीम गोयल 3 महीने लगातार वहां रहे। तो हरियाणा के जो अच्छे वक्ता थे, अच्छे मंत्री थे, जिन्होंने विकास किया है, जो बीजेपी के कैंपेनर हो सकते हैं, वो पूरी फौज उतारी गई थी। और उसका रिजल्ट बीजेपी देख रही है, एक नया रिकॉर्ड बना, 91 सीटों पे आ गई, 91 सीटें जीतकर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी बनी हुई है। बिल्कुल। वीरेंद्र सोनी जी, देखिए बहुत अच्छी बात कह रहे हैं देवेंद्र जी की हरियाणा के जो दिग्गज नेता बिहार में गए, प्रचार किया, चाहे बिहार हो या फिर महाराष्ट्र हो या फिर दिल्ली हो, वहां पर असर तो साफ तौर पर देखा। और ऐसे में जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री बिहार की जिन सीटों पर गए हैं वहां पर कमल खिला ही है, ये तमाम चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आ रही है कि एक तरफ विपक्षी पार्टी यानी कि महागठबंधन ने भी प्रचार किया, उन्होंने भी सेम वादे किए कि हम हर घर में एक सरकारी नौकरी का वादा किया गया, और इधर एनडीए की तरफ से भी प्रचार किया गया, उन्होंने भी वादे किए। लेकिन जनता ने महागठबंधन के वादों को क्यों नहीं चुना और एनडीए को क्यों चुना? कारण इसका बड़ा स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों की आस्था बनी हुई है। जिस तरह से केंद्र में मोदी सरकार है उसका व्यापक असर है, और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने प्रचार किया, लेकिन जमीन पर रणनीति बनाई और उसके अलावा अपने कार्यकर्ताओं को गतिशील किया। अब देखिए कि हरियाणा के सभी मुख्यमंत्री और मंत्री बिहार में गए, बिहार में तो जीत हो गई, लेकिन यही मुख्यमंत्री तरन तारण में गए, वहां भारतीय जनता पार्टी नहीं जीत पाई। मतलब ये कारण ये है कि ये जो नेता जाते हैं ये सिर्फ वातावरण बनाने के लिए जाते हैं। जो असली जो काम करते हैं वो तो स्थानीय कार्यकर्ता करते हैं, क्योंकि स्थानीय कार्यकर्ताओं का जनता से संवाद रहता है। और वो भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां निरंतर है, मतलब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निरंतर गतिशील रहते हैं, जनता से संपर्क बनाए रखते हैं, बूथ स्तर का, पन्ना प्रमुख का कार्यकर्ता जनता के बीच रहता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के प्रति आस्था बनती है, लोगों का विश्वास बनता है। और महिलाओं को जो 10,000 रुपए दिए गए उसका व्यापक असर था। ये सारा चुनाव जो परिणाम पलटा है, ये सबसे बड़ा कारण वही महिलाओं का एक आकर्षण था, और महिलाओं ने ज्यादा वोट दिए हैं। ये है कि महिलाओं के 8% वोट जो है अधिक पुरुषों से अधिक थे, जो पोलिंग हुई है, जो मतदान में शामिल हुई है।
तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन की जीत में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है और भारतीय जनता पार्टी के नारों के प्रति लोगों में आस्था बनी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये एक बड़ी आस्था की बात है। और जो बाहर से कार्यकर्ता जाते हैं वो सिर्फ एक माहौल बनाने की बात होती है। जो स्थानीय कार्यकर्ता होते हैं मुख्य भूमिका तो उन्हीं की होती है। भारतीय जनता पार्टी का संगठन काफी गतिशील है, कार्यकर्ताओं की गतिविधियां निरंतर रहती है, जनता के बीच संवाद बना रहता है और नेताओं का संवाद बना रहता है। और केंद्र के स्तर पर भी मतलब भारतीय जनता पार्टी की हर गतिविधि का केंद्रीय नेतृत्व द्वारा जो अवलोकन किया जाता है तो उससे भी नेताओं में एक धारणा रहती है कि उनकी गतिविधियों को देखा जा रहा है, उनके कार्यक्रमों की जो है समीक्षा की जाती है। और भारतीय जनता पार्टी ने टिकटों के वितरण में भी अहम भूमिका बनाई, रणनीति बनाई, सभी सहयोगी दलों से विश्वास बनाए रखा। यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों को भी काफी अच्छी सफलता मिली है, जिसकी कल्पना भी नहीं की जा रही थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना जो सक्सेस रेट है वो 90% से तो ऊपर तो है ही है। जो सहयोगी दल है उनका का भी सक्सेस रेट काफी ज्यादा है, अपेक्षा से अधिक गया है। तो जहां तक महागठबंधन की बात है, बट महागठबंधन जनता में अपने प्रति विश्वास पैदा नहीं कर पाया। लोगों को लगा कि ये गठबंधन अवसरवादी है और इससे कोई राज्य का कायाकल्प नहीं होने वाला। उनका अतीत भी इसमें बहुत बड़ा बाधक रहा है। तो ये जो जीत का श्रेय है प्रदेश सरकार को भी, वहां के प्रदेश के नेतृत्व के साथ साथ केंद्र के प्रति जो एक आस्था बनी हुई है उसको भी जाता है। वो आस्था की सबसे बड़ी जीत हुई है। इसलिए जो लोग हैं ये जीत का श्रेय मोदी सरकार को दे रहे हैं, क्योंकि मोदी सरकार की नीतियां ही ऐसी है कि जो राज्य की जनता को प्रभावित करती है, उनके मन में एक आस्था बनती है और उसका व्यापक प्रभाव हमें देखने को मिला है। वीरेंद्र जी, महागठबंधन में चूक कहां पर रह गई? आखिर कहां ऐसी चूक कर दी, कौन सी ऐसी गलती कर दी कि जिस वजह से आज महागठबंधन की बढ़त नहीं हो पाई और महागठबंधन 40 तक भी नहीं पहुंच पा रही है? देखिए, महागठबंधन को सत्ता विरोधी लहर का लाभ मिलना चाहिए था। 20 वर्ष से नीतीश कुमार सत्ता में, लेकिन जो नीतीश कुमार के जो वायदे थे, जो महिलाओं को प्रति उनका जो एक आकर्षक वायदे किए गए और उनको जो पूरा किया गया, जिस घर के अंदर पैसे पहुंच गए उसके घर के अंदर महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। और लोगों ने जाकर मतलब जो प्रवासी जो है बाहर गए हुए थे वो अपने राज्य में आकर उन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग लिया। जो गठबंधन था वो महागठबंधन में लोगों के प्रति विश्वास नहीं बन पाया और जो सत्ता विरोधी लहर थी उसको अपने पक्ष में भुना नहीं पाया। और लोगों को ये लगा ये अवसरवादी गठबंधन है, ये सिर्फ सत्ता के लिए इकट्ठे हुए हैं और ये जनता का विश्वास नहीं जीत पाया और उनमें आपस में भी मतभेद थे। हालांकि देखिए, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव को घोषित कर दिया गया, माने उसका लाभ मिलना चाहिए था। लेकिन यहां भी लगा कि गठबंधन जो है जनता में अपने प्रति विश्वास जो है या सहानुभूति वो पैदा नहीं कर पाया। उसके स्थानीय कारण थे और भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचार भी था वो बड़ा आक्रामक था और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की रणनीति और जनता से संपर्क वो इतना संवाद, इतना प्रभावी और सटीक था, उसके मुकाबले में महागठबंधन पिछड़ता चला गया और किसी को कल्पना भी नहीं थी कि महागठबंधन की इतनी दुर्गत होगी। ठीक है देवेंद्र जी, समय कम है लेकिन आपसे बस एक आखिरी सवाल मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि एनडीए की तरफ से सीएम चेहरा कौन? वैसे तो क्लियर किया गया था कि नीतीश कुमार ही सीएम चेहरा हैं, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या कोई बदलाव हो सकता है क्या ऐन वक्त पर? देखिए सत्यम, मेरे को लगता है नीतीश कुमार को रिपीट किया जाएगा। देखिए जेडीयू की भी सीटें अच्छी खासी आई है और दूसरा, अगर नीतीश कुमार को अब चूंकि मेजोरिटी में है और 200 के पार चल रहे हैं और बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया है, फिर बीजेपी पर ये तोहमत लगेगी धोखा देते हैं, जैसे महाराष्ट्र में हुआ। हाँ। जो वहां मिलकर चुनाव लड़ा शिवसेना के साथ, लेकिन जो सीएम थे उनको डिप्टी सीएम बनाया गया। मेरे को लगता है अगर इस तरीके से होता है, नीतीश कुमार को नहीं बनाया जाता, तो हालांकि बीजेपी कर सकती है, बीजेपी अब मोहताज नहीं रहेगी, लेकिन मेरे को लगता नहीं डिप्टी सीएम का, जैसे महाराष्ट्र में वो डिप्टी सीएम बनाया जाएगा तो सीएम बनाया जाएगा। और मेरे को लगता है अगर ऐसा नहीं होता तो फिर बीजेपी की साख पर सवाल खड़ा होगा। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए। तो आपको बताते चले कि बिहार में मतगणना जो है वो लगातार जारी है और इसके लगातार परिणाम भी सामने निकल कर आ रहे हैं। ऐसे में एनडीए लगातार बढ़त बनाए हुए है और महागठबंधन जो है वो अभी काफी पीछे चल रहा है।